Hello students, so let's discuss the part 2 of your December 2023 paper of BANS 184 Public Health and Epidemiology. So ये चार क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन में. फर्स्ट इज़ फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ. ओके, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं. ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ एनजीओ इन हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया. ओके, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. अप्रॉक्सीमेटली 300 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं इसमें. चलो, सो एनजीओज जो होते हैं ना, तो पहला पॉइंट आएगा इसमें एस्टैब्लिशिंग एंड डिलीवरिंग हेल्थ सर्विसेज. आपके जो एनजीओ हैं ये हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स और आउट पेशेंट सर्विसेज को सेटअप करते हैं, स्पेशली उन एरियाज़ में जो कि अनरिजर्व्ड है, अनरिजर्व रूरल है और पेरी अर्बन एरियाज़ जहाँ पर गवर्नमेंट की कवरेज जो है वो लिमिटेड है, जहाँ गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती हैं, पहुँच नहीं पाती हैं. सो ये जो है ये रिहैबिलिटेटिव केयर जैसे कि क्लिनिक्स फॉर टीबी, लेप्रोसी ये प्रोवाइड करते हैं. एंसिलरी सर्विसेज जैसे कि लैब्स टेस्टिंग के लिए, ब्लड टेस्टिंग वगैरह के लिए, एक्सरेज वगैरह के लिए वो लैब सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं. और बहुत बार देखा गया है कि ये फंडिंग गैप्स भी जो हैं वो फिल करते हैं अंडर NHM, दैट इज़ नेशनल हेल्थ मिशन. दूसरा इसका रोल है आपका प्रिवेंटिव हेल्थ एंड आउटरीच. सो जो मेजॉरिटी है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 84% ऑफ हेल्थ फोकस्ड एनजीओज ये आपके एंगेज करते हैं आउटरीच एक्टिविटीज़ में, जैसे कि कैंप्स लगाना, स्क्रीनिंग कैंप्स जिसमें कि आपकी डायबिटीज़ चेक करना, हाइपरटेंशन को चेक करना और ब्रेस्ट कैंसर को चेक करना. देन इम्यूनाइजेशन ड्राइव्स, हाइजीन प्रमोशन, फैमिली प्लानिंग और डिसीज़ प्रिवेंशन जैसे कि HIV, एड्स, TB और मैटरनल हेल्थ. फिर थर्ड आ जाता है आपका हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस. हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस में क्या आएगा, जो एनजीओ है ये वाइटल रोल प्ले करते हैं आपकी अवेयरनेस को रेज करने में अबाउट न्यूट्रिशन, सैनिटाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, हाइजीन प्रैक्टिस और सेल्फ एग्जामिनेशन, जैसे कि कैसे अगर हमें ब्रेस्ट कैंसर में क्या क्या हमारे सिम्टम्स हैं जो हमें पहले ही दिख जाते हैं, तो वो सब वो बताते हैं कि कैसे हम सेल्फ एग्ज़ामिन करके अपने इसको चेक कर सकते हैं. ठीक है, सो ये एक्टिविटीज़ जो है ये कम्युनिटीज़ को एम्पावर करती हैं और जो डिसीज़ का बर्डन है उसको रिड्यूस करती हैं और हेल्थ के कॉस्ट को क्या करते हैं, कट करते हैं. फोर्थ पॉइंट इज़ टारगेटेड इंटरवेंशन फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स. बहुत सारे एनजीओज जो है ना वो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन पे फोकस करते हैं. मार्जिनलाइज पॉपुलेशन क्या, जैसे कि विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली और ट्राइबल कम्युनिटीज़. सो दे टैकल फोकस्ड हेल्थ इश्यूज़ लाइक, सो ये जो है ये फोकस्ड हेल्थ इश्यूज़ को टैकल करते हैं जैसे कि HIV, एड्स, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, काउंसलिंग प्रोवाइड करना, टेस्टिंग प्रोवाइड करना, अल्कोहलिज्म के अगेंस्ट आपके अवेयरनेस फैलाना. देन मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि ऑपरेशन आशा ये आपका TB ट्रीटमेंट लेके आती है डोर स्टेप पे. और ये जो स्टिग्मा है कि अगर किसी को TB वगैरह हो गया है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता, तो वो इस स्टिग्मा को भी कॉम्बैट करने में वो होती है, ठीक है, सक्षम रहते हैं. आगे चलते हैं. फाइनेंशियल सपोर्ट एंड हेल्थ इंश्योरेंस. कुछ एनजीओज जो है ना ये लोगों को हेल्प भी करते हैं गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स जैसे कि PMJAY को एक्सेस करने में. उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे वो एनरोल कर सकते हैं स्कीम्स में और कैसे अगर कोई प्रॉब्लम आए तो ग्रीवियंस रिड्रेसल भी उनके लिए प्लेटफॉर्म बना रखा है. ठीक है, और बाकी जो अदर्स हैं वो अपनी स्कीम्स जो है वो लेके आते हैं और ऑपरेट करते हैं, जैसे कि मोबाइल टीम्स, माइक्रो इंश्योरेंस सेवाज हो गई, वीमो सेवा है गुजरात में, ये सारी. ठीक है, फिर नीचे आ जाओ. कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट. एनजीओज ट्रेन करते हैं आपके हेल्थ वर्कर्स को जैसे कि आशा, ANM, आंगनवाड़ी वर्कर्स, और उनकी जो है लोकल हेल्थ केयर डिलीवरी को एनहांस करते हैं. दे ऑल्सो एम्पावर कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग. ये कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग को भी एम्पावर करते हैं जैसे कि CBM टूल्स लाइक पब्लिक हियरिंग्स, जन सुनवाई जो होती हैं आपकी, और हेल्थ कैलेंडर फॉस्टर अकाउंटेबिलिटी अंडर NRHM. फिर है आपका एडवोकेसी एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस.
ये वॉचडॉग की तरह एक्ट करते हैं और एक पॉलिसी इन्फ्लुएंसर की तरह एक्ट करते हैं। एनजीओज़ जो हैं ये रिसर्च, मॉनिटर और कम्युनिटी फीडबैक लेते हैं टू प्रेस फॉर इम्प्रूव्ड हेल्थ सर्विसेज, बेटर फंडिंग एंड स्ट्रॉन्गर सिस्टम। ये आपके पब्लिक हियरिंग्स के थ्रू वर्क करते हैं, सोशल ऑडिट्स के थ्रू वर्क करते हैं एंड ये गवर्नमेंट टास्क फोर्सेस के साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका इमरजेंसी एंड डिज़ास्टर रिस्पॉन्स। क्राइसिस में ना, जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, एपिडेमिक्स हो गए या फिर पेंडेमिक्स आ गए, एनजीओज़ आपकी मेडिकल हेल्थ एड प्रोवाइड करते हैं जो कि इमरजेंसी में बहुत ज़रूरत होती है। रिलीफ सप्लाईज, साइकोसोशल सपोर्ट और डिसीज़ मॉनिटरिंग, जैसे कि आपकी स्वाइन फ्लू की हो गई, कोविड-19 की हो गई, ये सब प्रोवाइड करते हैं। एनजीओज़ जैसे कि रेड क्रॉस, ये आपके एक्सटेंसिव डिज़ास्टर रिलीफ पे ऑपरेट करते हैं और वॉलंटियर नेटवर्क्स भी इनका होता है, बहुत सारे वॉलंटियर्स होते हैं इनके पास जो कि हेल्प करते हैं। फिर 9th पॉइंट इज़ रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन। एनजीओ जो है ये फील्ड लेवल पे रिसर्च कंडक्ट करते हैं टू एक्सेस लोकल हेल्थ नीड्स, मॉनिटर प्रोग्राम आउटकम्स एंड एविडेंस फॉर पॉलिसी को जनरेट करते हैं ये बेसिकली। दिस डाटा सपोर्ट्स बोथ एनजीओ इनिशिएटिव्स एंड गवर्नमेंट प्लानिंग। 10th आता है आपका पार्टनरशिप्स एंड सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। ये आपके क्लोजली कोलैबोरेट करते हैं गवर्नमेंट के साथ, प्राइवेट सेक्टर्स और इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ, जैसे कि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप। ठीक है, देन ये जो पार्टनरशिप्स हैं ये अपनी रीच को एक्सपैंड करते हैं, टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं। एग्जाम्पल देखो, टेलीमेडिसिन विद बिट्स पिलानी, और ये इम्प्रूव करते हैं इम्प्लीमेंटेशन को अंडर NHM। सो जो एनजीओ हैं इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में, वो एक वर्सटाइल प्लेयर्स हैं जो कि सर्विसेज को डिलीवर करते हैं, कम्युनिटीज़ को एम्पावर करते हैं, अवेयरनेस ड्राइव को है वो कंडक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस पॉलिसीज़ और क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करते हैं। अंडर द अम्ब्रेला ऑफ NHM, नेशनल हेल्थ मिशन के अम्ब्रेला के अंडर ये आपकी रीच बढ़ाते हैं पब्लिक हेल्थ तक। ठीक है, या फिर पब्लिक हेल्थ की रीच की एक्सटेंड को बढ़ाते हैं, स्पेशली मार्जिनलाइज एरियाज़ में गैप्स को फिल करते हैं, फॉस्टर अकाउंटेबिलिटी एंड एनरिच गवर्नमेंट प्रोग्राम्स थ्रू इनोवेशन, ट्रस्ट एंड इवन एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल इक्विटी इश्यूज़। ये बेसिकली फोकस करते हैं आपका डीपनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर को डीपन करने में, लोकल कैपेसिटीज़ को स्ट्रेंथन करने में, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं आपके पॉलिसी रिफॉर्म्स में और हेल्थ इक्विटी को सस्टेन करने में, जो कि इंश्योर करता है इन ऑल इंडियंस बेनिफिट फ्रॉम एक्सेसिबल एंड क्वालिटी। Second question is briefly discuss the significance of public health infrastructure in health management. So public health infrastructure जो है ये आपकी strong foundation बनाता है कंट्री के हेल्थ सिस्टम के लिए। इसमें आपके फिज़िकल फैसिलिटीज़, ट्रेंड मैन पावर, इक्विपमेंट और एसेंशियल मेडिसिन्स, लेबोरेटरीज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स जो कि प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको इंक्लूड करता है। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिटिकल हो जाता है आपका यूनिवर्सल हेल्थ के कवरेज को अचीव करने में, प्लस ये आपके डिज़ीज़ के बर्डन को रिड्यूस करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है, स्पेशली रूरल और अनडिजर्व पॉपुलेशंस में। पहला पॉइंट इसमें आएगा एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी इन हेल्थ केयर। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज जो कि एक्सेसिबल होती हैं हर सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन को, स्पेशली रिमोट और इकोनॉमिकली वीकर एरियाज़ में, उसको इंश्योर करते हैं। इसका जो है 3 टायर स्ट्रक्चर होता है। कैसे? पहला होता है सब सेंटर्स SCs, फिर है आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स PHCs, और फिर आ जाता है आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दैट इज़ CHCs। और ये इंडिया में वाइटल रोल प्ले करते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज को डिलीवर करने में रूरल पॉपुलेशंस तक। सो विदाउट अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर दीज सर्विसेज कैन नॉट रीच पब्लिक हु नीड देम मोस्ट। ठीक है। डिसीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल।
एक इफ़ेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वही सर्विलेंस को, अर्ली डिटेक्शन को और कम्युनिकेबल डिसीज़ के कंट्रोल को, जैसे कि मलेरिया, टीबी, कोविड-19, इसके कंट्रोल को क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। पब्लिक हेल्थ लैब्स, टेस्टिंग फैसिलिटीज़ और ट्रेन एपिडेमियोलॉजिस्ट ये एसेंशियल हैं आपके मैनेज करने में आउटब्रेक्स को और एक पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, वेक्टर कंट्रोल इनिशिएटिव्स और अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं, जो कि ये जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर स्ट्रांगली डिपेंड करते हैं। देन कम टू मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। सबसे जो इम्पॉर्टेंट रोल है ना PHI का, दैट इज़ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये है कि जो इन्फेंट और मदर की मोर्टालिटी रेट है उसको रिड्यूस किया जाए थ्रू इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, एंटीनेटल केयर एंड चाइल्ड इम्यूनाइजेशन सर्विसेज। तो इसके लिए हमारे क्या क्या बनाए गए हैं, आंगनवाड़ी सेंटर, मैटरनिटी वार्ड्स इन PHCs एंड CHCs और मोबाइल हेल्थ सेंटर्स बनाए गए हैं ताकि बेटर हेल्थ अचीव हो सके विमेन और चिल्ड्रन के लिए। देन यू हैव इमरजेंसी एंड डिज़ास्टर रिस्पॉन्स। सो ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर्स, एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स, एक रेजिलियंट पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंश्योर करता है क्विक और कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स को। पब्लिक हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक्स और इमरजेंसी मेडिकल टीम्स ये आपकी एक बैकबोन बनाती है रिलीफ और रिहैबिलिटेशन के लिए। फॉर इंस्टेंस कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम में जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का रोल है, टेस्टिंग लैब्स का और जो आपकी हेल्थ सर्विलेंस की टीम्स हैं वो क्रूशियल बन गई थी, ठीक है। देन यू हैव हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ये इंक्लूड करते हैं इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो कि आपकी हेल्थ एजुकेशन को कंडक्ट करते हैं, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन को कंडक्ट करते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं। ये एफर्ट्स आपके हेल्प करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज जैसे कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने में और जो आपका बर्डन है टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम से उसको रिड्यूस करने में। देन यू हैव ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंक्लूड करता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को और मेडिकल कॉलेज को जो कि आपके हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रोड्यूस करते हैं और एक कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ को बिल्ड करते हैं। कंटिन्यूअस हेल्थ प्रोफेशनल्स जो आपकी कंटिन्यूअस एजुकेशन है वो बेसिकली इंश्योर करती है क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। देन यू हैव 7th पॉइंट इज़ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। एक रॉबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अलाउ करता है इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स जैसे कि NHM नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, ठीक है। ये आपकी मॉनिटरिंग को, इवैल्यूएशन को और डाटा कलेक्शन को भी सपोर्ट करता है जो कि आपकी प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए एसेंशियल हो जाती हैं। तो अगर समरी देखें तो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये एक कॉर्नर स्टोन है हेल्थ मैनेजमेंट के लिए। ये आपके इक्विटेबल सर्विस डिलीवरी को एनेबल करता है, डिजीज़ कंट्रोल को सपोर्ट करता है और मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर को प्रमोट करता है। देन इंश्योर करता है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को और इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हेल्थ पॉलिसीज़ को फैसिलिटेट करता है, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ एसेंशियल फॉर इंडिया टू अचीव इट्स पब्लिक हेल्थ गोल्स and provide affordable, accessible and quality healthcare to all. So the third question is define environmental health. Briefly discuss the effect of biological, chemical and physical agents in air on human health. So environmental health ये एक ब्रांच है पब्लिक हेल्थ की जो कि आपकी कंसर्न होती है कि कैसे इन्वायरमेंट जो है वो आपकी ह्यूमन हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है और डिजीज़ को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसमें बेसिकली आपकी असेसमेंट और कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि बायोलॉजिकल, केमिकल और फिज़िकल एजेंट्स ये इन्वॉल्व होते हैं जो कि पोटेंशियली हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जो आपका गोल है इन्वायरमेंटल हेल्थ का वो है आपका इलनेस को प्रिवेंट करना और वेलबींग को प्रमोट करना बाय क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग सेफ हेल्दी इन्वायरमेंट एट होम, वर्कप्लेस और कम्युनिटीज़। सो अकॉर्डिंग टू WHO जो इन्वायरमेंटल हेल्थ है ये आपकी
एड्रेस करती है सारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स को जो कि एक्सटर्नल टू अ पर्सन है, ठीक है, जो पर्सन से एक्सटर्नल है, एंड ऑल आर रिलेटेड फैक्टर्स इम्पैक्टिंग बिहेवियर्स। सो इफ़ेक्ट देख लेते हैं बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल एजेंट्स का, ठीक है, इन एयर, जो एयर में होते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। पहला जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं एयर में, उनका इम्पैक्ट देख लेते हैं। सो बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि आपके बैक्टीरिया है, वायरस, फंगई, पॉलन, डस्ट, माइट्स एंड अदर एलर्जेंस एंड पैथोजेंस प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। सो बायोलॉजिकल एजेंट्स में क्या क्या आ जाता है? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, पॉलन ग्रेन, डस्ट माइट्स और बाकी एलर्जेंस और पैथोजेंस। सो ये आपके बेसिकली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस को कॉज करते हैं। सो एयरबोर्न पैथोजन जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा वायरस और कोविड-19, ये आपके स्प्रेड होते हैं एरोसोल्स या फिर ड्रॉपलेट्स के थ्रू, जो कि सीरियस इलनेस कॉज करते हैं। देन कम्स टू एलर्जिक रिएक्शन, जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं, मोल्ड स्पोर्स होते हैं और डस्ट माइट हैं, ये आपके एलर्जिक रिनिटाइटिस, ठीक है, अस्थमा और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कॉज करते हैं। देन यू हैव फंगल इन्फेक्शंस, जो आपका एक्सपोजर है मोल्ड पे, तो एक्सपोजर टू मोल्ड ये आपका लीड करता है रेस्पिरेटरी इश्यूज़ को, स्पेशली इन इम्यूनोकम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स, ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड, फार्मर्स, वेस्ट वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स, इनको ये हाई रिस्क में रहते हैं ड्यू टू एक्सपोजर टू एयरबोर्न बायोलॉजिकल एजेंट्स। चलो नाउ कम टू केमिकल एजेंट्स इन एयर। केमिकल एजेंट्स बेसिकली होते हैं गैसेस, वेपर्स और पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल एमिशंस, व्हीकल एग्जॉस्ट, पेस्टिसाइड, टोबैको स्मोक एंड अदर सोर्सेज। एयर पॉल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें? जैसे कॉमन पॉल्यूटेंट्स सल्फ़र डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है, लेड है, पर्टिकुलेट मैटर है जिसमें PM 2.5 और PM 10 है, ये सब आ जाते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स में। तो हेल्थ इफेक्ट्स क्या क्या पड़ते हैं इसके? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही पड़ते हैं। शॉर्ट टर्म में आई में इरिटेशन, कफिंग, हेडेक, एक्सासरबेशन ऑफ अस्थमा, ये सब हो जाता है, मतलब अस्थमा का बढ़ना, ठीक है। देन लॉन्ग टर्म में क्या आ जाता है आपका? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ और डेवलपमेंटल इफेक्ट इन चिल्ड्रन। इंडोर एयर पॉल्यूशन, एक्सपोजर जो होता है आपका स्मोक को, मतलब एक्सपोजर टू स्मोक फ्रॉम बायोमास फ्यूल्स जैसे कि वुड, काउडंग, क्रॉप वेस्ट, ये सब आ जाता है आपका बायोमास फ्यूल से जो आपका पॉल्यूशन होता है। तो अगर आप उस स्मोक से एक्सपोज हो जाते हो तब भी आपका बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है और ये आपको सीवियर जो है रेस्पिरेटरी इश्यूज़ कॉज करते हैं, स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन में। कंक्लूजन क्या निकलता है? जो बायोलॉजिकल, केमिकल और फिज़िकल एजेंट्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं ये सिग्निफिकेंट रिस्क को पॉज करते हैं पब्लिक हेल्थ के लिए। इन्वायरमेंटल हेल्थ एफर्ट्स, इनका एम होता है मॉनिटर करना, रेगुलेट करना और हेल्थ हैज़ार्ड्स को रिड्यूस करना, पॉलिसीज़, पॉल्यूशन कंट्रोल, अर्बन प्लानिंग और पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। राइट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, 5 नंबर के क्वेश्चन से 150 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेटली लिखने। हाउसिंग एंड एयर पॉल्यूशन, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा और काई स्क्वायर टेस्ट। सो हाउसिंग एंड एयर पॉल्यूशन, हाउसिंग जो है ना ये आपका क्रूशियल रोल प्ले करता है इन्वायरमेंटल और पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने में। जो आपके पुअर कंस्ट्रक्टेड हाउसिंग है, ओवर क्राउडेड हाउसिंग है और जहाँ पर वेंटिलेशन की कमी होती है, वो बेसिकली उसमें क्या होता है, जब वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगी तो इंडोर में हमारे घर के अंदर एयर पॉल्यूटेंट्स जैसे कि स्मोक, कार्बन मोनोऑक्साइड और डस्ट जमा होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब मान लो आपने अंगीठी चला दी, ठीक है, एक बंद कमरे में और वेंटिलेशन नहीं है, तो सुबह तक आप मरे ही मिलोगे, है ना। सुबह तक आप ज़िंदा नहीं बचोगे। क्यों? क्योंकि वेंटिलेशन है नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में गई, ब्लड में मिक्स हुई एंड फिर बस जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की वो रिड्यूस हो जाती है। देन की पॉइंट्स क्या आ जाते हैं इनके? इंडोर एयर पॉल्यूशन, यूज़ ऑफ बायोमास फ्यूल्स, बायोमास फ्यूल्स में क्या क्या आ जाता है? वुड, कोल और काउडंग, ठीक है।
काउ डंग या फिर कैसे कोई भी डंग हो तो वो आ जाता है आपका बायोमास फ्यूल में। जब ये अनवेंटिलेटेड किचन्स में यूज़ होते हैं खाना वगैरह पकाने के लिए तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को इंक्रीज़ करता है, स्पेशली वुमेन और चिल्ड्रन में। देन यू हैव वेंटिलेशन। जब एयर फ्लो पुअर होता है तो ये इंडोर ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ करता है और ग्रोथ ऑफ मोल्ड को फैसिलिटेट करता है और एंड माइल्ड ड्यू, ठीक है, ग्रोथ ऑफ मोल्ड एंड माइल्ड ड्यू जो कि एलर्जीज़ और इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। देन यू हैव ओवर क्राउडिंग। ये आपकी एयरबोर्न डिसीज़ेज़ जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस के स्प्रेड को प्रमोट करता है। देन यू हैव प्रॉक्सिमिटी टू पॉल्यूटेंट्स। हाउसेस जो रोड साइड बने होते हैं और इंडस्ट्रियल एरियाज़ में बने होते हैं जो कि एक्सपोज्ड होते हैं हायर लेवल्स ऑफ आउटडोर एयर पॉल्यूशंस पे, PM 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं इसमें? आपका इंक्रीज हो जाता है रिस्क अस्थमा का, ब्रोंकाइटिस का, हार्ट इश्यूज़, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज़ जिसको बोलते हैं, और आई इरिटेशन, ठीक है। जब हम प्रॉपर एक हाउसिंग डिज़ाइन को हम वो लेके आएंगे और अर्बन प्लानिंग प्रॉपर करेंगे तो ये इससे हमारा एयर पॉल्यूशन रिड्यूस होगा और हमारी पब्लिक हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। फिर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं तो यहाँ हम सिर्फ थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे। एनोवा जो है ना वो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है, 3 या मोर देन 3, ठीक है, इन ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है और ताकि ये डिटरमाइन कर सके कि एटलीस्ट वन ऑफ देम डिफ़र सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर, कि भाई एक जो है वो सिग्निफिकेंटली दूसरे से डिफ़र कर रहा है, ये चेक करने के लिए। की कॉन्सेप्ट देख लो, पर्पस क्या है कि हाइपोथेसिस जो ग्रुप मीन्स आर इक्वल उसको टेस्ट करने में। टाइप्स क्या है? 1 वे अनोवा और 2 वे अनोवा। 1 वे अनोवा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टेस्ट करता है, ठीक है, और 2 वे अनोवा ये 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को टेस्ट करता है और उनकी आपस में इंटरेक्शन। सो हाउ इट वर्क्स, जो अनोवा है ये आपकी टोटल वेरिएशन इन डाटा का पार्टीशन करता है इनटू वेरिएशन बिटवीन ग्रुप्स एंड विद इन ग्रुप्स और फिर इनको कंपेयर करता है इनके वेरिएंसेस को यूजिंग एफ रेशियो। एफ रेशियो में क्या है? अगर हाई एफ रेशियो है तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस दिखाता है ये ग्रुप मीन्स के बीच में। अब एग्जांपल ले लो, अगर हम कंपेयर करें एवरेज ब्लड प्रेशर पेशेंट्स का 3 डिफरेंट डाइट्स में लेके, मतलब 3 डिफरेंट ग्रुप बना दिए, ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तीनों को हमने डिफरेंट डाइट्स दी, फिर उसको कंपेयर किया तो अगर P की वैल्यू हमारी लेस देन 0.05 है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और कंक्लूड करेंगे कि एटलीस्ट 1 ग्रुप मीन इज़ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। फिर आता है आपका काई-स्क्वायर टेस्ट। काई-स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो कि आपका डिटरमाइन करने के लिए यूज़ होता है। क्या डिटरमाइन करने के लिए? कि इफ़ देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल्स, क्या कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में। टाइप्स क्या क्या हैं इसके? काई-स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस और काई-स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट। काई-स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या आ जाता है? ये टेस्ट करता है कि जो 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हैं ये रिलेटेड हैं या नहीं। काई-स्क्वायर टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट में आ जाता है कि जो ऑब्ज़र्व फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ को मैच करती हैं या नहीं, ठीक है। फॉर्मूला देख लो, ये है आपका काई-स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओ माइनस ई अपॉन में ई का होल स्क्वायर, ठीक है। 0 जो आपकी है ये होती है ऑब्जर्व, वो होती है आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ई है आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एप्लीकेशन देख लो, ये आपकी पब्लिक हेल्थ स्टडीज़ में यूज़ होता है आपकी एग्जामिन रिलेशनशिप्स को एग्जामिन करने के लिए, जैसे कि स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में, कि भाई कुछ स्मोक करते हैं कुछ नॉन स्मोक करते हैं, तो उसमें भी कि जो स्मोकिंग करते हैं उनको कितने में लंग डिसीज़ प्रेजेंट और एब्सेंट है और नॉन स्मोकर में कितनों को लंग डिसीज़ है और कितनों को नहीं है। अगर इफ़ कैलकुलेटेड काई-स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू है फ्रॉम काई-स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगा।
काई स्क्वायर टेस्ट जो है आपका, वो हमें पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने में और हेल्थ डाटा की में एसोसिएशंस को समझने में हेल्प करता है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका पेपर पार्ट 2। तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम टुमारो। अच्छे से पेपर करके आना। टाइम मिलेगा तो एक पेपर और कराऊंगी, बाकी देखती हूँ, श्योरिटी नहीं दे सकती। स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट्स बना लेना। ठीक है, अब तो क्या ही नोट्स बनाओगे, बस स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार वीडियो ज़रूर देख के जाना। चलो, टेक केयर।